नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कास्टिंग की क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने बात की थी डिफरेंट प्रोसेसेस की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपैंडेबल मोल्ड्स। हमने एक दूसरी हेडिंग डिफाइन की थी ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मोल्ड, और बात कर चुके हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और डाई कास्टिंग की। डाई कास्टिंग में भी कुछ क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हम, और बात की है सेंट्रीफ्यूगल के डिफरेंट पार्ट्स की क्लासिफिकेशन की। आइए परमानेंट मोल्ड्स के बेसिस पे अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, जो है स्लश कास्टिंग। अगर बात करें स्लश कास्टिंग की, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप मोल्टेड मेटल को पोर करते हैं अपने मोल्ड कैविटी में। मोल्ड कैविटी को आप रोटेट करते हैं ताकि आपकी जो पूरी की पूरी मोल्ड कैविटी है उसके अंदर एक थिन लेयर आपके मोल्टेन मेटल की डिपॉजिट हो जाए। और जैसे ही आपको ये लगता है कि आपकी मोल्टेन मेटल जो है वो आपके मोल्ड कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर पहुंच चुकी है और एक पतली सी लेयर, एक थिन लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, तो आप एक्स्ट्रा जो मोल्टेन मेटल आपके मोल्ड कैविटी में बचती है, आप उसे पोर आउट कर लेते हैं बाहर की तरफ। तो ये इस बात से आप ये समझ रहे हैं कि स्लश कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप कास्ट करने की कोशिश करते हैं अपने हॉलो प्रोडक्ट्स को। बिल्कुल, स्लश कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप अपने हॉलो प्रोडक्ट्स को कास्ट करने की कोशिश करते हैं विथ अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस। ठीक है, बात करें अगर प्रोसेस की, तो प्रोसेस उन मटेरियल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम है। मतलब आप फेरस मटेरियल्स की कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की, तो इनिशियली आप एक पैटर्न लेंगे। अब पैटर्न मटेरियल क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मटेरियल को कास्ट करना चाह रहे हैं। बहुत वाइडली यूज किया जाता है स्लश कास्टिंग के प्रोसेस को इन मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव आइटम, सम ऑर्नामेंट्स, लैंप बेस एंड सम अदर आइटम्स। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जैसे क्लाउन के जो मुखौटे होते हैं, उन्हें कास्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है आपके इस प्रोसेस को, जो है स्लश कास्टिंग। तो देखिए, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिन्हें हीटेड टेम्परेचर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अगर आप क्लाउन के मुखौटे को कास्ट कर रहे हैं तो वो सिंपली एक रेसिन बेस्ड मटेरियल से पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, मतलब आपको ऐसे मटेरियल की एज ए पैटर्न जरूरत नहीं है जो एलिवेटेड टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके, होल्ड कर सके, सस्टेन कर सके। ठीक है, तो वैसे केसेस के लिए आप सिंपल पैटर्न मटेरियल यूज कर सकते हैं। आप एज ए वुड और एज ए हार्ड बोर्ड भी आप एज ए पैटर्न मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट बात करें अगर मेटल कास्टिंग की, अगर बात करें मोल्टेन मेटल्स की, तो आप यूज करेंगे ऐसे मटेरियल्स जिनकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ज्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी, और वो सस्टेन कर सकेंगी अपने डायमेंशनल स्टेबिलिटी को। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। बात करें अगर पैटर्न मटेरियल की, तो पहली स्टेप में आप यूज करेंगे ऐसे पैटर्न मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ मटेरियल बीइंग कास्टेड। ठीक है, स्टेप 2 में अगर आपको मोल्टेन मेटल को पोर करना है, तो आप इसकी एक लेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ऑन द पैटर्न, और आप बनाएंगे एक ऐसी लेयर ऑन द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न पे एक लेयर बनाएंगे जिसकी बेस हो सकती है सैंड मिक्सचर, which can contain sand and some additive and some resin binders। ठीक है, जैसे कि सैंड मिक्सचर क्रिएट की थी हमने फॉर द सेल मोल्डिंग प्रोसेस, थोड़ी सिमिलरिटी। ठीक है, तो यहाँ एक लेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और जब आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी तो इजेक्टर पिन के थ्रू, यहाँ जो इजेक्टर पिन लगी है इसके थ्रू आप अपने पैटर्न से रिमूव कर लेंगे अपने मोल्ड को, और मोल्ड को रिमूव करने के बाद आप अपनी मोल्ड कैविटी को बनाने की कोशिश करेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे आप अपने मोल्ड कैविटी को, टू गिव अ मोर बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड रिजिडिटी। तो अब जब आपकी ये मोल्ड कैविटी बन गई, तो आप इसमें पोर कर देंगे अपने मोल्टेन मेटल को। ठीक है, मोल्टेन मेटल को पोर करने के बाद इस मोल्ड कैविटी को रोटेट करेंगे
in different direction to obtain a thin layer of casting in this internal part of your mold cavity. जब आप ये फील कर ले रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि आपकी मोल्ड कैविटी के इंटरनल सारे पॉइंट्स पे आपकी ये मोल्टेन मेटल पहुंच चुकी है और एक स्मॉल थिन लेयर की सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है, तो इस एक्स्ट्रा मोल्टेन मटेरियल को आप पोर आउट कर लेते हैं बाहर की ओर. ठीक है, सिंस आप पूरे मटेरियल को सॉलिडिफाई नहीं होने दे रहे हैं, आप कुछ मटेरियल को इनटू थिन लेयर्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन के बाद पोर आउट कर ले रहे हैं. इस स्टेट को, इस केस को हम लोग कहते हैं केस ऑफ पार्शियल सॉलिडिफिकेशन. ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टेप हो गई. और जब आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई हो जाएगी इनटू अ थिन लेयर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो आप इस मोल्ड कैविटी की, जो कि आपकी परमानेंट मोल्ड है, उसे क्लैंप्स के थ्रू आपने जिसे असेंबल किया था उसे डिसअसेंबल करके आप अपनी फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर है. ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर है. और अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो इस प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर कास्टिंग ऑफ लैंप बेस, सम ऑर्नामेंट्स, सम हॉलो थिन कास्टिंग्स, सम टॉयज एंड hollow statues and some other kind of products also. ठीक है, अगर बात करें सॉलिडिफिकेशन टाइम की, तो एक रिलेशन आप देख चुके हैं. इस रिलेशन को इन द केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब बात की थी हमने सॉलिडिफिकेशन टाइम की और डिफाइन की थी एक मैथमेटिकल रिलेशन को, तो जो की थी K इंटू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया का होल स्क्वायर. डिस्कशन की थी हमने वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया के रेशियो की फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड शेप्स. बात की थी हमने क्यूब की, और हमारी जो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया की रेशियो आई थी वो आई थी A/3. A इज द साइड ऑफ द क्यूब. जब हमने यही डिस्कशन स्फीयर के लिए की थी तो वैल्यू आई थी D/6, और सिलेंडर के लिए भी वैल्यू आई थी आपकी D/6. मतलब ये जो आ रही है A/3, D/6, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये D, ये भी D और ये A, ये एक लीनियर डायमेंशन है आपके उस शेप के लिए जिसे आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने इसी रिलेशन को यूज करके थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ाया यहाँ और बात की है TS, सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर स्क्वायर ऑफ लीनियर डायमेंशन. ठीक है, और इस रिलेशन को आप कोरिलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से, जहां T क्या है, थिकनेस, लीनियर डायमेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ TS, सॉलिडिफिकेशन टाइम. आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू C1 इंटू रूट अंडर TS प्लस C2, और ये रिलेशन डिफाइन की जाती है इन द केस ऑफ स्लश कास्टिंग. तो ये यहाँ जो T है वो थिकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और TS है जो सॉलिडिफिकेशन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. कंफ्यूज नहीं करना है. C1 C2 जो है वो आपकी कांस्टेंट है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहां आपको C1 C2 की वैल्यू देगी और T या TS में से किसी एक वैल्यू को ऑब्टेन करना होगा. या एक ऐसी एग्जांपल है जिसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आइए देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, जो कि ये कह रहा है कि लिक्विड अल्युमिनियम मेटल is allowed to solidify in a die. It is observed that after 10 seconds and 30 seconds, the thickness obtained is 3 mm and 5 mm respectively. Find the thickness of solidification after 100 seconds. मतलब अगर बात करें इस रिलेशन की, T is equal to C1 into root under TS plus C2, तो आप लिख सकते हैं 10 सेकेंड में थिकनेस जो ऑब्टेन हो रही है 3 mm की हो रही है, तो आप लिख सकते हैं 3 is equal to C1 into root under 10 plus C2. ये आपकी पहली रिलेशन हो गई. और दूसरी रिलेशन हो गई 4.5 will be equal to C1 into root under 30 plus C2. ये दूसरी रिलेशन हो गई. ठीक है, तो पहली रिलेशन से आप लिख सकते हैं रूट अंडर 10 will be 3.33. 3 will be equal to C1 into 3.33 plus root under 10 की वैल्यू
Just a minute. Root under 10. 3.162 प्लस C2 और वैल्यू आ गई आपकी सेकेंड 4.5 इज इक्वल टू C1 इंटू रूट अंडर 13 5.477 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ दो वेरिएबल है, C1 C2 इज द वेरिएबल एंड दो इक्वेशन है आपके पास और आप कैलकुलेट कर सकते हैं C1 इज इक्वल टू व्हाट एंड C2 इज इक्वल टू व्हाट। और इस C1 C2 की वैल्यू से आप रिलेशन लिख सकते हैं T विल बी इक्वल टू C1 इंटू रूट अंडर TS प्लस C2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इज इक्वल टू रिलेशन आ गई आपकी। और इस रिलेशन में इस वैल्यू को जो कि आपको 100 सेकेंड की सॉलिडिफिकेशन टाइम दे रहा है, आप पुट कर सकते हैं C1 रूट अंडर 100 प्लस C2 और जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो आपकी फाइनल रिजल्ट होगी। उम्मीद है पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, आप जब भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और गेट और ES इंजीनियरिंग सर्विस की आप एग्जाम दे रहे होंगे, आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट पे कैलकुलेशन करने पे 3 डिजिट के बाद आप उसे राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर 2.456 की वैल्यू 67 दे रखा है या 66 दे रखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 2.457। 6 विल बी पॉइंट राउंडेड ऑफ, ठीक है। बट अगर यही आपको दे रखी है वैल्यू 2.4564 तो आप इसे लिखेंगे 2.456 ओनली, ठीक है। 4.56 ओनली, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 4 है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो बात ये है कि 3 डिजिट के बाद जब भी आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ट्रंकेशन एरर की वैल्यू मिनिमम आती है और यूपीएससी और गेट हमेशा अपने कैलकुलेशंस को इसी बेसिस पे करता है। तो आपकी जो रिजल्ट में डेविएशन आएगी वो मिनिमम आएगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये 3 हो गई आपकी। अब चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप नोट्स प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं है, ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। उम्मीद है सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और डायरेक्टली बाय द मेल। द मेल हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। उम्मीद है चीजें समझ आ रही है। बात करते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग की। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।